गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पढ़ने के अबाउट पॉलीसेक्राइड। पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किया था। देखो उसकी 3 टाइप्स थी। हम शुरू से देखें तो उसकी 3 टाइप्स थी, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। अब मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड को हमने कवर कर लिया था। अब हम इस लेक्चर में पॉलीसेक्राइड के बारे में देखेंगे और हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखो पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, एक्चुअली मोनोसेक्राइड से स्टार्ट करते हैं। मोनोसेक्राइड जो है वो सिंगल यूनिट है शुगर की, ठीक है, सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी यूनिट। ऑलिगोसेक्राइड हम बोलते हैं जब 2, 3 या अप टू 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो अप टू 9 तक, तब हम उसको बोलते हैं वो ऑलिगोसेक्राइड की कैटेगरी में। अगर उससे ज़्यादा हो, 10 से ज़्यादा हो, तो अब हम उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड में देखेंगे आप लोग तो इसमें बहुत ज़्यादा यूनिट्स जो हैं मोनोसेक्राइड की, 10 से ज़्यादा हम तो बोल रहे हैं, लेकिन 1000 में यूनिट जब मिल जाती हैं इसकी और एक कार्बोहाइड्रेट बनाती हैं, तब हम उसको बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। तो देखिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं पॉलीसेक्राइड्स की। पॉलीसेक्राइड क्या है? एक्चुअली दे आर द कॉम्प्लेक्स लॉन्ग चेन कार्बोहाइड्रेट्स विच आर फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रेट सिंथेसिस और पॉलीमराइजेशन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स कॉल्ड मोनोसेक्राइड। अब देखो मोनोसेक्राइड, इसमें जो भी मोनोसेक्राइड है, जैसे आप ग्लूकोज का एग्जांपल लीजिए, फ्रक्टोज का एग्जांपल लीजिए, वो एक मोनोसेक्राइड है। अब 1000 ऑफ ग्लूकोज जो हैं, 1000 ऑफ फ्रक्टोज जो हैं, वो मोनोसेक्राइड यूनिट वो सारी मिल जाएंगी और वहाँ पे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, डिहाइड्रेशन होगी। यानी डिहाइड्रेशन क्या होती है? जब वाटर का लॉस हो जाए, यानी कि H2O, HOH वहाँ से निकलता जाएगा और वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो बनता जाएगा, उसी को हम बोलेंगे डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। और इस तरह से जब सिंथेसिस होती जाएगी तो वो एक यूनिट, सिंगल यूनिट बन जाएगी, तब हम उस यूनिट को बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ठीक है, यानी बहुत सारी मोनोसेक्राइड यूनिट, मतलब जैसे मान लो मोनोसेक्राइड यूनिट है ए, एग्जाम्पल ले लिया। अब हज़ारों में ये जो मोनोसेक्राइड ए जो है वो मिलके एक बनाएगी स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड का, एक स्ट्रक्चर बना देगी बी, उसको हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। ये सारी क्या है उसकी मोनोसेक्राइड यूनिट। अब हम आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो 2 तरह के हैं। आगे हम देखें ऑन द फंक्शन जो है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है पॉलीसेक्राइड 3 तरह के हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो पॉलीसेक्राइड कितने तरह के हैं और क्या उसकी डेफिनेशन है। देखो होमो 2 तरह के हैं, एक होमो पॉलीसेक्राइड और दूसरे हिटारो पॉलीसेक्राइड। होमो मतलब सेम और हिटारो मतलब डिफरेंट। जब एक कार्बोहाइड्रेट जो है या एक पॉलीसेक्राइड बोल लो, वो एक ही तरह की यूनिट, सेम यूनिट का मिलके बना है, तब हम उसको बोलेंगे होमो पॉलीसेक्राइड। मान लो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड यूनिट है। अब हज़ारों में ग्लूकोज जब मिल जाएंगे, वहाँ से मिलते जाएंगे, वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल निकलता जाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता जाएगा, तब हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। अब इसका एग्जांपल है, और इसका एग्जांपल है स्टार्च और ग्लाइकोजन। जो स्टार्च है और ग्लाइकोजन है वो एक ही तरह का ग्लूकोज यूनिट का बना है, ठीक है, एक ही तरह की मोनोसेक्राइड यूनिट का बना है जो है ग्लूकोज, और इसी तरह से हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। तो हिटारोपॉलीसेक्राइड क्या होता है? हिटारोपॉलीसेक्राइड में देखो 2 से ज़्यादा अगर मोनोसेक्राइड यूनिट आपस में मिल जाए बहुत सारी, और वो मिलके क्या बनाए, एक पॉलीसेक्राइड बनाए, लेकिन वो डिफरेंट होंगी। जैसे बहुत सारे ग्लूकोज, बहुत सारे फ्रक्टोज मिलके एक यूनिट बनाएंगे, तो उसको हम बोल देंगे हिटारोपॉलीसेक्राइड। क्योंकि वहाँ पे 2 डिफरेंट यूनिट्स आ गई। ठीक है, जैसे मान लो 10,000 जो है वो कोई भी सेक्राइड यूनिट मिलती हैं, 5,000 ग्लूकोज की और 5,000 फ्रक्टोज की, तो उसको हम वहाँ पे बोलेंगे हिटारोपॉलीसेक्राइड। जब एक ही तरह के ग्लूकोज मिलेंगे, जैसे 10,000 ग्लूकोज मिल जाएंगे लेकिन वो एक ही ग्लूकोज है, तब हम उसको बोलेंगे होमोपॉलीसेक्राइड। तो होमोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल यहाँ पे स्टार्च और ग्लाइकोजन, और हेटेरोपॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है जैसे काइटिन हो गया और हेमीसेलुलोज जो है वो हेटेरोपॉलीसेक्राइड। इसमें 2 से ज़्यादा, 2 तो होंगी लेकिन 2 से ज़्यादा भी यूनिट हो सकती हैं मोनोसेक्राइड यूनिट, जो कि मिलके एक पॉलीसेक्राइड का निर्माण करेंगी, और उसी पॉलीसेक्राइड को हम बोलेंगे हेटेरोपॉलीसेक्राइड। अब फंक्शन वाइज देखें तो पॉलीसेक्राइड जो है वो 3 तरह के हैं, स्टोरेज, स्ट्रक्चरल एंड म्यूकोपॉलीसेक्राइड।
स्टोरेज जो मतलब जो कुछ ना कुछ स्टोर करके रखते हैं उसको हम बोलते हैं स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। देयर फंक्शन एज रिजर्व फूड, ठीक है, जो स्टोर करके रखेंगे और वक्त आने पे उसको हाइड्रोलाइज करेंगे टू फॉर्म शुगर्स रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड बायोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे स्टार्च जो है प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन एनिमल की बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो ये स्टोरेज पॉलीसेक्राइड है। और टाइम आने पर क्या करते हैं हम लोग इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, इसे एनर्जी निकाल लेते हैं। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, मतलब ये स्टोर हो जाते हैं और आगे इसका फंक्शन है कि वक्त आने पर इसको हाइड्रोलाइज कर देते हैं। विद द हेल्प ऑफ वाटर जो है हम इसको हाइड्रोलाइज कर देंगे, तोड़ देंगे और वहाँ से एनर्जी हम ले लेंगे। फॉर रेस्पिरेशन, यानी जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस है उसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब जितनी भी एनाबॉलिक प्रोसेसेस, कैटाबॉलिक प्रोसेसेस, यानी टूटने वाली जुड़ने वाली जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं उसमें हम इसको यूज़ कर लेंगे, उसी को हम बोलेंगे स्टोरेज पॉलीसेक्राइड। इसके दो एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड देखिए किसी ना किसी स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। अब किसका स्ट्रक्चर बनाने के काम आता है? देखो, दीज पॉलीसेक्राइड आर एम्प्लॉयड इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट्स, फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड। प्लांट सेल वॉल किसकी बनती है? सेलुलोज की बनती है। सेलुलोज क्या हो गया फिर? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड तो है, बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स का मिलकर बना है, लेकिन अगर किसी का स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में। फंजाई का काइटिन, फंजाई काइटिन से बनी है, ठीक है। फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बनी है। अब काइटिन क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड, ठीक है। हेटेरो पॉलीसेक्राइड भी और स्ट्रक्चर बना रहा है तो वो क्या हो गया? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। अब उसी तरह से एक्सोस्केलेटन जो है, आर्थ्रोपोड्स होते हैं जितने भी इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े हैं ना, उनका जो बाहर वाला स्केलेटन है वो भी काइटिन का बना है, तो वो भी क्या हो गया हमारे पास? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड। देखो, म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होता है? दीज टाइप ऑफ पॉलीसेक्राइड प्रोड्यूस म्यूसिलेज, यानी ऐसे इस तरह के पॉलीसेक्राइड क्या करते हैं? म्यूसिलेज प्रोड्यूस करते हैं। म्यूसिलेज मतलब कुछ ना कुछ सब्सटेंस जो है वो सिक्रीट करते हैं, जैसे चिपकने वाला मटेरियल आप बोल सकते हो, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं म्यूकोपॉलीसेक्राइड। इसका एग्जांपल है पैक्टिन, ठीक है। कोई ना कोई चिपकने वाला सब्सटेंस या लुब्रिकेटिंग सब्सटेंस जैसे कि म्यूकस, उसको हम बोलेंगे, उसको हम किस कैटेगरी में रख देंगे? ऐसे पॉलीसेक्राइड्स को म्यूकोपॉलीसेक्राइड की कैटेगरी में, ठीक है। तो ये थे द टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड के टाइप्स थे। पॉलीसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप है, ठीक है। लॉन्ग चेन्स हैं, बहुत ज़्यादा यूनिट्स को, मोनोसेक्राइड यूनिट को आपस में जोड़ते हैं। यहाँ पे हम 2 या 3 मोनोसेक्राइड यूनिट की बात नहीं करेंगे, हज़ारों में मोनोसेक्राइड यूनिट को हम जोड़ेंगे, उसी को हम बोलेंगे पॉलीसेक्राइड। तो स्ट्रक्चर वाइज ये 2 तरह के, होमो हेटेरो। होमो मतलब एक तरह की यूनिट लगी, और हेटेरो मतलब एक से ज़्यादा, 2 आ जाएंगी, 2 से ज़्यादा, जितनी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फंक्शनली जो है वो पॉलीसेक्राइड 3 तरह के स्टोर करेंगे तो स्टोरेज पॉलीसेक्राइड, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर पॉलीसेक्राइड, और कुछ ना कुछ स्टिकी सा सब्सटेंस उसको सिक्रीट करेंगे तो म्यूको पॉलीसेक्राइड। देखिए आगे हम एग्जांपल से लेते हैं, जैसे स्टार्च क्या है। देखो, स्टार्च क्या है? ये रिजर्व फूड मटेरियल है किसका? प्लांट्स का। यानी प्लांट्स में जो फूड है वो स्टोर किस में स्टोर होकर रहता है? स्टार्च के अंदर, ठीक है। ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, सुक्रोज की फॉर्म में वो ट्रांसपोर्ट होता है, और स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है। फोटोसिंथेसिस सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो किसकी प्रेजेंस में मिलते हैं? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में मिलते हैं, और वो क्या बनाते हैं? ग्लूकोज C6H12O6 और O2 यहाँ से रिलीज हो जाती है, तो वो ग्लूकोज बनाते हैं। ये ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा? स्टार्च में जाके। पहले सुक्रोज की फॉर्म में अगर ट्रांसपोर्ट होना तो सुक्रोज की फॉर्म में होगा, क्योंकि वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। और उसको अगर स्टोर होना है तो वो किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब देखिए स्टार्च मॉलिक्यूल के जो हैं, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, जो मेन इसका स्ट्रक्चर है, तो ये 2 तरह के कॉम्पोनेंट से मिलकर बना है, ठीक है। 2 कॉम्पोनेंट्स है इसके, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, देखो इसमें हम डिफरेंस देख लेते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं, डिफरेंस भी हो जाएगा और क्या होते हैं ये भी हो जाएगा। देखो, एमाइलोज जो है वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। जब आप इसकी आयोडीन के साथ टेस्टिंग करते हैं लैब में तो आपको ये ब्लू ब्लैक कलर देगा, और एमाइलोपेक्टिन जो है वो रेड वायलेट कलर देगा आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। अब देखिए एमाइलोज क्या है?
ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, दिस इज अ स्ट्रेट चेन बट हेलिकली क्वाइल्ड, मतलब ये इस तरह से स्ट्रेट होगी, लेकिन ये हेलिकली क्वाइल्ड, इस तरह से क्वाइलिंग भी होगी ये स्ट्रेट इस तरह से, लेकिन इस तरह से क्वाइलिंग इसमें चलती जाएगी। और दूसरी, और इसमें किसके कौन सा बॉन्ड इसमें है, इसमें है अल्फा 1,4 बॉन्ड इसमें होता है, अल्फा 1,4, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बॉन्ड है। इसको हम डायग्राम से समझते हैं अभी आगे। और इसमें कितने यूनिट्स हैं ग्लूकोज के, 200 से लेके 1000 तक, ठीक है, ग्लूकोज यूनिट इसके अंदर है 200 से लेके 1000 तक। अब आगे देखिए एमाइलोपेक्टिन, इसमें जो है ये आउटर ब्रांच चेन है, एक तो स्ट्रेट चेन है और दूसरी जो जिसमें ब्रांचिंग हो जाएगी उसको हम बोलेंगे एमाइलोपेक्टिन। आउटर ब्रांच लिंक, इसमें भी अल्फा 1,4 चलेगा, तो इसमें कितने यूनिट्स हैं ग्लूकोज के, इसमें 2000 से लेके 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स है। मतलब मान लो ये एक चेन ये है स्ट्रेट, लेकिन वो हेलिकली क्वाइल्ड है, उसको हम बोलेंगे एमाइलोज। इसमें कितने ग्लूकोज यूनिट्स है, 200 से लेके 1000 तक, ठीक है। और दूसरी है जो ब्रांचिंग, इसकी साइड में ब्रांचिंग होती जाएगी, उसको हम बोलेंगे एमाइलोपेक्टिन, और इसमें कितने ग्लूकोज यूनिट्स हैं, 2000 से लेके 2 लाख तक, लेकिन दोनों में अल्फा 1,4 है। अब हम देखते हैं अल्फा 1,4 बॉन्डिंग कैसे होती है, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलिए डायग्राम पे चलते हैं। देखिए ये है हेलिकली क्वाइल्ड, ठीक है, लेकिन है सारे ग्लूकोज यूनिट दिख रहे हैं आपको। देखिए देखो, एक अगर आप इसको खोल के देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। देखो ये ग्लूकोज है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, ये पूरा जो है वो ग्लूकोज है इस तरह से, C6H12O6, ठीक है। अब यहाँ पे O, ठीक है, ऑक्सीजन एटम, यहाँ से काउंट करते हैं, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2 होता है, ठीक है। देखो ये कार्बन नंबर 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5, और ये बाहर वाला 6, ठीक है, इस तरह से। और देखो अगला जो है, अब यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये कार्बन नंबर इसका 4 हो गया, तो कौन सी बॉन्डिंग है, अल्फा 1,4, ठीक है। तो बॉन्ड किसके बीच में बना है, बॉन्ड देखो ये जो COC बॉन्ड लगा है, COC ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, COC, ये पहले पढ़ा था COC, C यहाँ पे, ठीक है, और ये O, तो COC बॉन्ड किसके बीच में लगा है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में, ठीक है। अब ये भी एक ये लगा है, तो इसका कार्बन नंबर 1 और इसका कार्बन नंबर 4, एंड सो ऑन। आपने कितने लिखे, 200 से लेके 1000 तक लिखे, ठीक है, और दूसरे कितने लिखे आपने, 2000 से लेके 2 लाख तक आपने लिखे। तो इतने ज़्यादा ग्लूकोज यूनिट होते हैं। यहाँ पे हम समझने के लिए देखो, अगर 2 के बीच में भी आप बॉन्डिंग बताएंगे तो 2 के बीच में भी बहुत है कि अल्फा 1,4 जो है वो कैसे अटैच है, ठीक है, अल्फा 1,4 कैसे अटैच है। अब यहाँ पे देखिए, और एक और डायग्राम हम लेते हैं। देखो ये एमाइलोज की चेन है, दिस इज स्ट्रेट चेन, एमाइलोपेक्टिन की है, ये ब्रांचिंग है। देखो इनके बीच में, इन दोनों के बीच में कौन सा है, अल्फा 1,4 यहाँ पे और अल्फा 1,4 ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कौन सा हो गया, अल्फा 1,6। देखो जब ये दोनों एक दूसरे के साथ जब ब्रांचिंग हो जाती है तो कार्बन एटम 6, ठीक है, जो स्ट्रेट चेन का है, 6 स्ट्रेट चेन का, और लिंक टू द कार्बन एटम 1 ऑफ ग्लूकोज ऑफ ब्रांच चेन। और जो देखो एमाइलोज का 6, ठीक है, जो स्ट्रेट चेन है उसको 6 कार्बन एटम, और जो एमाइलोपेक्टिन है जो ब्रांच चेन है उसका 1 कार्बन एटम। इसी तरह से बनेगा अल्फा 1,6, यानी इन दोनों में तो बॉन्डिंग है अल्फा 1,4, ठीक है, 1 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, अल्फा 1,4 होगी, 1 यहाँ पे, इसका 1 इसका 4, इसी तरह से इसका 1 अगले वाले का 4 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा अगले वाले का 4, इस तरह से हो जाएगा, ये 4 अगले वाले का 1, ठीक है। यहाँ पे हम इस तरह से लगा देते हैं, ये COC बॉन्डिंग, दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग एंड दिस इज अल्फा 1,4। लेकिन जब यहाँ पे आप अल्फा 1,6 की बात करते हैं, देखो स्ट्रेट चेन का कार्बन नंबर 6, ठीक है, ये मान लो ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है, एमाइलोज की, मतलब अभी मान लो ये एमाइलोज की स्ट्रेट चेन है, ठीक है, ये इसका कार्बन नंबर 6 ये आ गया और इसका कार्बन नंबर 1 ये आ गया। अब यहाँ पे कौन सा होगा, देखो इसका, जैसे देखो 1 2 3 4 5 और 6 इसका और फर्स्ट इसका, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, ठीक है, 6 इसका और 1 इसका, तो इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग। अब 1 इसका और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, तो ये अल्फा 1,6 आ गया, ठीक है, स्ट्रेट चेन, कार्बन नंबर 6,
एंड ब्रांचिंग चेन का कार्बन नंबर यही लिखा है ना, एक मिनट देख लेते हैं कि जो स्ट्रेट चेन है उसका कार्बन नंबर 6 और जो ब्रांच चेन है उसका कार्बन नंबर 1, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरह से देखो स्टार्च मॉलिक्यूल में फिर से देख लेते हैं एक बार। तो देखो एक डायग्राम जो है इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं बनानी है, जितनी शॉर्ट में आप बना सकते हैं उतनी शॉर्ट में आपने बनानी है। यहाँ पे आपको इसको लगाने का पर्पस ये था कि आपको जो अल्फ़ा 1,4 जो है बॉन्ड ये वाला और अल्फ़ा 1,6 कैसे बनता है वो आपको क्लियर हो जाए। पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना है जो भी हेक्सागोनल है, ठीक है, O C6H12O6, ठीक है, O यहाँ पे होता है और 1 आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगला भी ऐसे बनाएंगे, अगले भी कार्बन नंबर वही रहेंगे, चेंज नहीं हो जाएगी उनकी पोजीशन। तो 1 और 4 के बीच में, ठीक है, इसका 1 और अगले वाले का 4। अब इसका 4 आ गया ना तो अगले वाले का 1 आ जाएगा। इस तरह से देखो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं स्टार्च मॉलिक्यूल को। ये समझ आ गया तो अगले भी आपको समझ में आ जाएंगे, वो समझना मुश्किल नहीं है। देखो स्टार्च जो है हमने देखा इसके बारे में। देखो इसी से रिजर्व फूड प्लांट्स का है, 2 तरह के कंपोनेंट्स है इसके, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज आपको याद रखनी है, वो स्ट्रेट चेन है, अल्फा 1,4 ही है, लेकिन इसमें ग्लूकोज यूनिट का नंबर है 200 से 1000। और एमाइलोपेक्टिन जो है वो ब्रांच चेन है, अगेन अल्फा 1,4 इसमें लिंकेज है। तो अल्फा 1,6 कब आएगी? जब इन दोनों के बीच में ब्रांचिंग होगी, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में, तब आएगी अल्फा 1,6। और यहाँ पे देखो इसमें ग्लूकोज जो यूनिट्स है उसका नंबर कितना है, 2000 से लेके 2 लाख ग्लूकोज यूनिट्स तक, इतना नंबर है इसमें, ठीक है। तो ये डायग्राम से आप समझ सकते हैं। देखो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि अल्फ़ा 1,4 कहाँ पे कैसे बनेगा और अल्फ़ा 1,6 जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है। जितनी सिंपल हो सकती है आप उतनी ज़रूर बनाइए, आपको फ्यूचर में भी याद रह जाएगी। देखिए अगला जो है, अगला है अबाउट ग्लाइकोजन। देखो ग्लाइकोजन क्या है, ये रिजर्व फूड मटेरियल है मेनली एनिमल्स का, ठीक है। जैसे स्टार्च जो है प्लांट का है तो ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल्स का है। फंजाई का भी है, कुछ बैक्टीरिया का भी रिजर्व फूड मटेरियल है, इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, ठीक है। एनिमल्स के अंदर होता है रिजर्व फूड मटेरियल, इसलिए इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं। और ये ज़्यादातर लीवर और मसल्स में ये स्टोर हो जाता है, हमारे लीवर में और मसल जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें ये ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टोर होता है। अब देखिए ये रेड कलर देता है आयोडीन सॉल्यूशन के साथ, और कितने यहाँ पे ग्लूकोज यूनिट्स की बात करें तो कितने हैं, जैसे वहाँ पे पड़ा 200 to 1000, 2000 to 2 लाख, यहाँ पे 5000 to 30,000, इतनी ग्लूकोज यूनिट मिलके ग्लूकोज ही रहेगा, ठीक है। स्टार्च में भी ग्लूकोज ही है, लंबी चेन है ग्लूकोज की, और इसमें भी ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज की चेन है। तो देखो यहाँ पे 2 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, इनको हम डिटेल में लेने वाले हैं, एक्चुअली यूनिट नंबर 4 में हम डिटेल में लेने वाले हैं। लेकिन देखो ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है और ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या होता है। अगर सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोले तो ग्लाइकोजेनेसिस मतलब ग्लाइकोजन का बनना, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का टूटना। लाइसिस मतलब टूटना ना, जेनेसिस मतलब बनना। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन बन रहा है और यहाँ पे ग्लाइकोजन टूट रहा है। अब बनेगा क्यों, टूटेगा क्यों? देखो सीधी से लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन फ्रॉम ग्लूकोज एंड डिग्रेडेशन, जो टूटता है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, उल्टा नहीं कर देना। ग्लाइकोजेनेसिस लिखा ना तो जेनेसिस मतलब बनना, किसका? ग्लाइकोजन का बनना। बनेगा कहाँ से? ग्लूकोज से बनेगा। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस लिखा है, लाइसिस मतलब टूटना, ग्लाइकोजन टूटेगा तो किस में टूटेगा? ग्लूकोज में टूटेगा, क्योंकि दोनों जो है इंटरकन्वर्सिबल है ना। ग्लूकोज से हमारी बॉडी में ये प्रोसेस चलता रहता है, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, ये चलता ही रहता है। अब क्यों चलता रहता है? देखो अभी जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपको इंस्टेंट एनर्जी मिल गई ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लूकोज आपको मिल गया। अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो आपकी बॉडी में हो गया वो किस में स्टोर हो गया? ग्लाइकोजन में। आपको अभी ज़रूरत नहीं थी ना एनर्जी की, आपने खाना खा लिया बैठ के, जितनी एनर्जी आपको चाहिए थी आपको मिल गई। अब जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो किस में स्टोर होगी? ग्लाइकोजन में। अब देखिए आपको एनर्जी चाहिए, आपने खाना नहीं खाया है, ठीक है, आप काम करे जा रहे हैं, तो वो आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो ग्लाइकोजन जो है ग्लूकोज में टूटेगा, और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज हो जाएगा तो वो पैक हो जाएगा आपकी बॉडी में, रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर हो जाएगा फ्यूचर के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। लेकिन जब आपको ग्लूकोज नहीं है आपकी बॉडी में, आपने खाना नहीं खाया है, तो ग्लाइकोजन ही टूटता है ग्लूकोज में और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब आप बिना खाए भी काम करते हैं तो आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपको एनर्जी मिलती है ग्लाइकोजन से, टूटती है जब ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ग्लाइकोजन टूटता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए सेलुलोज जो है ये क्या है? स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है, इसमें भी ग्लूकोज यूनिट है नो डाउट,
इसमें लिंकेज कौन सी है, 1,4 वही है, अल्फ़ा 1,4, सॉरी अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा नहीं होगा, 1,4 होगा, लेकिन इसमें होगा बीटा। बीटा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और अल्फ़ा को आप ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये सिंबल्स है इसके, बीटा इस तरह से और अल्फ़ा इस तरह से। अब देखो हमारी बॉडी जो है वो बीटा बॉन्ड को डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, इसलिए हमें बीटा बॉन्ड नहीं होते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। तो किसकी बॉडी जो है वो बीटा बॉन्ड को डाइजेस्ट कर सकती है, जो हर्बीवोरस एनिमल होते हैं, ठीक है, जो पशु घास खाते हैं, उनकी बॉडी जो है बीटा बॉन्ड को डाइजेस्ट कर सकती है। तो वहाँ पे जो लिंकेज बनती है वो बनती है बीटा 1,4 लिंकेजेस, जो प्लांट सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती है, और वही जब खाएंगे उसको तो वो आसानी से डाइजेस्ट कर सकेंगे। देखो और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली इट इज स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट सेल, ठीक है, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं प्लांट सेल वॉल के। और सम प्रिमिटिव फंजाई, कुछ तरह की पुरानी तरह की फंजाई हैं, उनके भी ये कंपोनेंट है सेल वॉल का। अब प्लांट सेल जो मेनली उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, 20 to 40% तो मैक्सिमम सेलुलोज हुआ। देखो तो लिग्निन भी होता है उसमें, हेमीसेलुलोज क्या है, हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, पेक्टिन इज हेटेरोपॉलीसेकेराइड, वाटर भी होता है, ग्लाइकोप्रोटीन्स भी इसके अंदर होते हैं। अब कितने इसमें ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ग्लूकोज ये सारे वो हैं 6,000 से लेके 10,000 तक आप बोलो, लेकिन बीटा बॉन्ड है इसमें, सिर्फ इतना फ़र्क है। पिछले समझ में आ गया तो ये भी समझ में आ गया, इसमें बीटा बॉन्ड है। देखो 1 नंबर के क्वेश्चन आप याद रखेंगे, आप लिख लेना, प्लांट सेल वॉल किसका बना है, सेलुलोज का बना है। ठीक है, और भी हैं इसमें, नो डाउट और भी हैं हेमी सेलुलोज, लेकिन मेनली जब आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ना तो आपने सेलुलोज ही लिखना है। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, काइटिन की। ठीक है, और बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है, इसकी पेप्टिडोग्लाइकिन की। और हमारी एनिमल सेल की, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, उसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। 3 ही सेल वॉल हैं वो आपने याद रखनी है। प्लांट की सेल वॉल बनी है, सेलुलोज लिखना है आपने, फंजाई आएगा तो काइटिन लिखना है, और बैक्टीरिया आएगा तो आपने पेप्टिडोग्लाइकन लिखना है। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन ये एक हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। ठीक है, और इसमें 2 यूनिट्स हैं, एक यूनिट है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और दूसरी एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। ये सारे हमने होमोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल लिए, तो एक हमने हेटेरोपॉलीसेकेराइड का भी ले लिया। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड आपका कौन सा है, काइटिन है, हेमीसेलुलोज है, वो हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। अगर आपसे एग्जांपल आते हैं पेपर में होमोपॉलीसेकेराइड का, हेटेरोपॉलीसेकेराइड का, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड आपने कौन से, सारे होमोपॉलीसेकेराइड ही पढ़े डिटेल में, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, दीज आर ऑल होमोपॉलीसेकेराइड, और उसमें एक यूनिट है ग्लूकोज। और बाकी जो हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड लाइक पेप्टिडोग्लाइकन, लाइक काइटिन, लाइक हेमीसेलुलोज, ये सारे क्या हैं, हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है आप बच्चों ने। देखो सबसे पहले पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, टाइप्स इनकी देख लेना, अगर आएगी लिखने को। होम जैसे एग्जांपल आ सकता है सीधा, राइट द एग्जांपल, एनी एग्जांपल ऑफ होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल लिखिए, तो और हेटेरोपॉलीसेकेराइड का लिखिए एग्जांपल, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब देखिए आगे, इसमें 3 तरह के स्टोरेज पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तीनों पढ़ लेना। फिर आगे स्टार्च के बारे में, कौन कौन स्टार्च के बारे में, माइलोज और माइलोपेक्टिन के बारे में आ सकता है, कितनी यूनिट्स होती हैं, अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,6, इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब। और बाकी सब में अल्फ़ा 1,4 है, लेकिन सेलुलोज में बीटा 1,4 आ जाएगी। ठीक है, बीटा 1,4, ग्लाइकोजन अगेन अल्फ़ा 1,4। ठीक है, और इसमें ग्लूकोज यूनिट है 5,000 से लेके 30,000 तक। ठीक है, ये प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। सेलुलोज क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सी लिंकेज इसके अंदर है, पेप्टिडोग्लाइकन, तो सारे एग्जांपल हमने इसमें ले लिए। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे अबाउट लिपिड्स और अमीनो एसिड्स को हम कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।